Assalamu alaikum dear students. My name is Mubashra Manzoor. Welcome to my class where we are going to study computer sciences of grade 12. आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि अभी तक जो हम टर्म यूज़ करते हुए आए हैं डेटा टाइप्स की, जो हमने वेरिएबल्स के साथ और कांस्टेंट के साथ भी देखा कि हम वेरिएबल की डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, उस डेटा टाइप का मतलब क्या है, किस किस तरह की डेटा टाइप्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं सी लैंग्वेज में और उनको यूज़ करने का क्या तरीका है और उनके साथ जो एसोसिएटेड टेक्निकलिटीज़ हैं वो क्या क्या हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने डिस्कस किया, आज का लेक्चर इज़ ऑल अबाउट डेटा टाइप्स। डेटा टाइप का मतलब क्या है? डिफरेंट तरह का डेटा आपके प्रोग्राम में हैंडल हो सकता है, यानी आपका कंपाइलर बहुत तरह का डेटा जो है उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई कर सकता है। तो हमें इस तरह से स्पेसिफाई करना पड़ता है उस कंपाइलर को कि ये जो डेटा है वो किस टाइप का है और इसके साथ कौन कौन से ऑपरेशंस जो हैं वो एसोसिएटेड हैं। जिस तरह से आप कभी भी किसी को इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो आप ऑब्वियसली उसकी डिटेल्स जो हैं वो उसको मेंशन करते हैं। इसी तरह आप कंपाइलर को भी जब ये बताएंगे कि कुछ डेटा उसने हैंडल करना है तो आपको उसे ये बताना पड़ेगा कि ये डेटा किस किस तरह का है, क्योंकि उससे एसोसिएटेड ऑपरेशंस फिर उसी तरह के डेटा के ऊपर जो हैं वो अप्लाई हो सकते हैं। सो डेटा टाइप्स आर बेसिकली द सेट ऑफ वैल्यूज़ एंड द सेट ऑफ ऑपरेशंस ऑन दोज वैल्यूज़, कि डिफरेंट तरह की सेट ऑफ वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट तरह की डेटा टाइप्स को स्पेसिफाई करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो हमारी बेसिक 3 तरह की डेटा टाइप्स, इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर टाइप डेटा टाइप्स। ठीक है, आज का जो लेक्चर है उसमें हम फोकस करेंगे कि डेटा टाइप इटसेल्फ क्या क्या है और ये भी देखेंगे कि इंटीजर टाइप की जो डेटा टाइप्स हैं वो किस किस तरह की होती हैं। हम जब कह रहे हैं डेटा टाइप तो कंपाइलर को अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये डेटा किस तरह का है उसको बताना पड़ता है कि डेटा टाइप क्या है उसकी। हमने वेरिएबल्स के केस में भी और हमने कांस्टेंट के केस में भी देखा कि सिंटैक्स में ये चीज़ इंश्योर की जाती है कि आप उसकी डेटा टाइप ज़रूर बता रहे हों। इवन जब हमने कैरेक्टर बताए थे तब भी हमने उसको ये बताया था कि ये इस टाइप का कैरेक्टर है, यानी कि वो क्या वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, क्या वो न्यूमेरिक है, क्या वो कैरेक्टर टाइप है। तो हमने उसके साथ भी उसको ये स्पेसिफाई किया था। डेटा टाइप्स जो होती हैं वो मेनली 2 तरह की होती हैं, या तो वो डेटा टाइप स्टैंडर्ड डिफाइंड डेटा टाइप इन अ लैंग्वेज हो सकती हैं या फिर वो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स हो सकती हैं। हम जो बात कर रहे हैं इंटीजर और जो है फ्लोटिंग पॉइंट और कैरेक्टर टाइप के डेटा टाइप्स की, ये सब की सब जो है वो स्टैंडर्ड डिफाइंड जो है डेटा टाइप्स हैं इन सी लैंग्वेज और प्रीटी मच इन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ जब काम करेंगे तो आप देखेंगे इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर टाइप्स हैं, दे आर स्टैंडर्ड इन ऑलमोस्ट ऑल लैंग्वेजेस, राइट। लेकिन कुछ ऐसी डेटा टाइप्स होती हैं जो यूज़र डिफाइंड होती हैं, जिसमें पॉइंटर्स होते हैं, जिसमें अरेज होती हैं, लेकिन वो जो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कोर्स कंटेंट ऑफ योर्स। तो हम उनके ऊपर डिस्कशन बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि जो स्टैंडर्ड डिफाइंड सी की लाइब्रेरीज में डेटा टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। इंटीजर डेटा टाइप को डिस्कस करें तो हमने कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स में भी काफ़ी दफ़ा एग्जाम्पल्स में इंटीजर को डिस्कस किया है। इंटीजर का मतलब है कि दैट इज़ अ होल वैल्यू, राइट। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन इट इज़ अ होल वैल्यू, इट इज़ अ डिस्क्रीट वैल्यू जिसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। इट इज़ सिमिलर टू द डेफिनेशन ऑफ इंटीजर इन मैथमेटिक्स। जैसे आप मैथमेटिक्स में इंटीजर्स लेते हैं, सिमिलर इज़ द केस हियर इन कंप्यूटर साइंसेस, कि जब हम कहते हैं कि इंटीजर टाइप का डेटा है तो वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन हमेशा वो क्या होगा, एक होल नंबर होगा, उसमें डेसिमल पार्ट नहीं आ सकता। इन केस आप अगर कभी गलती से भी डिफाइन कर देते हैं अपने प्रोग्राम में तो बेस्ड ऑन कंपाइलर कि आप किस तरह का कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं, या तो वो आपको उसका एरर देगा या फिर वो क्या करेगा कि उसका जो डेसिमल पॉइंट के जो वैल्यूज़ हैं वो उसको एलिमिनेट कर देगा फ्रॉम द आंसर, या जो भी आप उसको जिस वेरिएबल में भी यूज़ कर रहे हैं वैल्यूज़ को। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटीजर टाइप डेटा में न्यूमेरिक डेटा आ रहा है और किस तरह का डेटा आ रहा है, जो कि होल वैल्यूज़ हैं। उसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट का डेटा या फ्रैक्शनल वैल्यूज़ वो नहीं आ सकती। ठीक है, अब इसी के अंदर और फर्दर टाइप्स भी हैं। आपके पास वो डेटा बहुत शॉर्ट हो सकता है या वो डेटा बहुत ज़्यादा लेंथी भी हो सकता है। आपके पास अगर हम देखें
तो डिफरेंट तरह की रेंज ऑफ वैल्यूज़ जो है वो एग्जिस्ट कर सकती हैं जो कि इंटीजर ही हों। फॉर एग्जाम्पल 100 मिलियन भी एक इंटीजर वैल्यू है और 35 भी एक इंटीजर वैल्यू है, -32 भी एक इंटीजर वैल्यू है एंड -2100 जो है वो भी एक इंटीजर वैल्यू है, राइट? इसका मतलब ये है कि आपके पास बेस्ड ऑन द लेंथ और द साइज ऑफ इंटीजर भी वैल्यूज जो हैं वो डिपेंड कर सकती हैं, वेरी कर सकती हैं विद इन इंटीजर टाइप। तो इसीलिए अगर आप आगे देखें तो इनकी दो फर्दर टाइप्स हैं, लॉन्ग इंटीजर्स एंड शॉर्ट इंटीजर्स, राइट? बाय डिफॉल्ट जो इंटीजर का साइज है वो 2 बाइट्स है, लेकिन कुछ कंपाइलर्स और कुछ एडवांस जो आपकी प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं दे आर बेस्ड ऑन इंटीजर जो कि 4 बाइट्स का होता है, लेकिन हम यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड 2 बाइट्स ही डिस्कस करेंगे, ठीक है? डेटा टाइप सिर्फ और सिर्फ उस डेटा की टाइप नहीं बता रही, बल्कि कंपाइलर को ये भी बता रही है कि उसको कितनी मेमोरी लोकेशन है वो असाइन करनी चाहिए बेस्ड ऑन कि उसका स्टैंडर्ड क्या है। जैसे इंटीजर के साइज का जो स्टैंडर्ड साइज है वो 2 बाइट है, राइट? तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जो बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर टाइप का होगा, तो उसका मतलब है कि उसे बाय डिफ़ॉल्ट क्या असाइन होगी, वैल्यू 2 बाइट्स की, यानी कि उसको मेमोरी लोकेशन जो है वो 2 बाइट्स की असाइन होगी, ठीक है? इसी तरह जो भी उस डेटा टाइप के साथ एसोसिएटेड मेमोरी लोकेशन है उतने ही साइज की उसको मेमोरी असाइन होगी। ये क्यों ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना? क्योंकि इससे ये भी डिटर्मिन होगा कि आप उस वेरिएबल में किस रेंज में वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। इसके बाद ये कि आपके पास साइंड और अनसाइंड टाइप के भी इंटीजर्स होते हैं। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज आर बोथ कंसिडर्ड एज इंटीजर्स। तो इसका मतलब ये है कि आपका कंप्यूटर मेमोरी में ये भी बताना ज़रूरी है कि क्या वो नंबर पॉजिटिव है या क्या वो नंबर नेगेटिव है, -25 है या +25 है, बोथ आर इंटीजर्स, राइट? तो इसका मतलब ये है कि आपको ये भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि क्या वो वैल्यू जो है वो साइंड है या अनसाइंड है। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप कोई इंटीजर स्पेसिफाई करते हैं तो वो साइंड वैल्यू ही होती है। अगर हम इंटीजर से पहले कोई भी प्रीफिक्स नहीं लिखते तो इसका मतलब है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट साइंड है, लेकिन अगर हम उसको अनसाइंड डिक्लेयर करना चाहते हैं तो हम उसके साथ लिखेंगे कि ये अनसाइंड इंटीजर है। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? लेट्स मूव ऑन टू द वाइट बोर्ड एंड हम देखते हैं कि इनके साइंड अनसाइंड होने से या साइजेस रेंज वेरी करने से क्या फ़र्क पड़ता है और इन सब के जो साइजेस हैं या इनकी जो रेंज है ऑफ वैल्यूज़ वो क्या क्या हैं। सो स्टूडेंट्स हम ये देख रहे थे कि विद इन इवन इंटीजर टाइप्स हमारे पास इंटीजर टाइप का डेटा है और उसी के अंदर हमारे पास क्या है, लॉन्ग या शॉर्ट टाइप का डेटा हो सकता है या हमारे पास साइंड और अनसाइंड हो सकता है। जब हम कहते हैं लॉन्ग या शॉर्ट तो इसका मतलब है कि साइज ऑफ दैट डेटा टाइप, राइट? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर है तो वो 2 बाइट्स का होगा। हमें ऑलरेडी पता है कि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स इन द कंप्यूटर्स, तो इसका मतलब है 2 बाइट्स का मतलब 16 बिट्स, राइट? इसी तरह अगर हम लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग का मतलब ये है कि उसमें 4 बाइट्स की वो डेटा टाइप हो जाएगी आपके पास। यानी जब आप एक वेरिएबल इंटीजर डिक्लेयर करते हैं, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया a इंटीजर, अब ये बाय डिफ़ॉल्ट मेमोरी में कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? 2 बाइट्स की। अगर मैं ये कंसिडर करूं कि मेमोरी में 1 लोकेशन जो है वो 1 बाइट है, यानी कि 8 बिट्स की एक लोकेशन है, तो इसका मतलब है कि उस वेरिएबल को कितनी मेमोरी स्लॉट्स अलॉट होंगी? 2, क्योंकि एक जो स्लॉट है वो 8 बिट्स की है। इट मीन्स कि उसके पास अगर 2 बाइट्स आने हैं तो इसका मतलब है उसको 16 बिट्स जो है वो मेमोरी अलॉट होनी है। इसका मतलब कि वेरिएबल a जो है वो मेमोरी में इस तरह से जाके एलोकेट होगा कि उसे 2 स्लॉट्स जो हैं 8 बिट्स की या सिंगल बाइट की 2 स्लॉट्स जो हैं वो असाइन हो जाएंगी एंड इट कैन कीप डेटा विद इन दोज 2 स्लॉट्स अगर वो सिंपल इंटीजर टाइप है। अगर इसी के साथ मैं इसको लॉन्ग इंटीजर लिख देती हूँ तो लॉन्ग इंटीजर का मतलब क्या होगा कि अब जो असाइन होने वाली उसको मेमोरी लोकेशंस हैं वो 4 बाइट्स की हो जाएंगी। सो इंस्टेड ऑफ हैविंग 2 स्लॉट्स नाउ इट विल हैव 4 स्लॉट्स इन द मेमोरी। अगर मैं उसके साथ क्या लिख देती हूँ, लॉन्ग इंटीजर,
तो अब इसका मतलब है कि ए वेरिएबल वही है, उसका नाम भी वही है, लेकिन उसका मेमोरी साइज यानी कि उसको जितनी स्लॉट्स एलोकेट हुई हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी। वो कितनी हो जाएंगी? 4 बाइट्स की। इसी तरह अगर बाय डिफ़ॉल्ट आप लिखते हैं, आप उसके साथ शॉर्ट भी लिख सकते हैं। अगेन शॉर्ट में जो है वो आपके पास इंटीजर है वो 2 बाइट्स का ही होगा। सो बाय डिफ़ॉल्ट आपको उसके साथ शॉर्ट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसी की तरह हम देखते हैं कि साइंड और अनसाइंड का क्या मतलब है। अनसाइंड का मतलब है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज, यानी साइंड का मतलब है कि हम साइन को कंसिडरेशन में नहीं लेके आ रहे, यानी हमने प्रोसेसर को या हमने कंपाइलर को ये नहीं बताना कि हमारे जो वैल्यू है उसके साथ साइन की कंसिडरेशन ज़रूरी है, यानी उसके साथ पॉजिटिव या नेगेटिव लगा हुआ हो सकता है, विच मीन्स ऑल पॉजिटिव नंबर्स। उसके बाद क्या होगा कि साइंड वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि ऑल नेगेटिव नंबर्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अनसाइंड का मतलब पॉजिटिव और साइंड का मतलब नेगेटिव नहीं है, बल्कि साइंड का मतलब है बाय डिफ़ॉल्ट ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी जिस फॉर्म में हमारे पास सिंपल जो डेटा है वो एग्जिस्ट करता है वो है हमारे पास साइंड, यानी कि 0, 1, 52, 400, 3000। तो ये हमारे पास क्या है? अनसाइंड नंबर्स। लेकिन अगर हम साइन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि मेरे पास +5, -42, ये सारे जो डेटा है ये मेरे पास साइन में जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है, यानी इसका मतलब ये है कि कंपाइलर के लिए साइन की कंसिडरेशन ज़रूरी है। अब इससे फ़र्क क्या पड़ता है, यानी साइन की कंसिडरेशन होने से या ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है आपके डेटा के ऊपर या आपकी डेटा की स्पेसिफिकेशंस के ऊपर? तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। यानी सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हम रेंज चेंज हो जाती है। रेंज चेंज करने का क्या मतलब है, यानी अगर आपके पास आप इंटीजर टाइप का डेटा ले रहे हैं, इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले रहे हैं, तो उसमें आप बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपके पास अनसाइंड वेरिएबल है तो इसका मतलब है कि आप उसके अंदर 2⁻16 वैल्यूज़ जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। अच्छा, रेंज हम कैसे डिटर्मिन करते हैं? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्लॉट है मेमोरी की, आप इसको 1 स्लॉट से जो है वो बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसीलिए मैं 1 स्लॉट से स्टार्ट करूंगी। मेरे पास एक मेमोरी की स्लॉट है, आप समझे मेरे पास एक कंटेनर है और मैंने उसके अंदर ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में जो है वो डेटा स्टोर करना है। एक सिंगल स्लॉट का मतलब है उसके अंदर मैं सिर्फ सिंगल डिजिट स्टोर कर सकती हूँ। तो इसका मतलब है कि या तो मैं इसमें 0 स्टोर कर सकती हूँ या फिर मैं इसमें 1 स्टोर कर सकती हूँ, ऐसा ही है। यानी इसका मतलब है कि मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ बन गई, या मेरे पास रेंज ऑफ वैल्यूज़ जो हैं वो बन गई 0 एंड 1। यानी मेरे पास रेंज क्या बन गई? 2⁻⁴। अगर मैं n लिखूँ इसको तो मेरे पास 2⁻1 रेंज बन गई, यानी 1 जो है वो आपकी स्लॉट है, यानी जितनी स्लॉट आपको अवेलेबल थी मैं इसको अवेलेबल स्लॉट लिख देती हूँ। मेरे पास अवेलेबल स्लॉट थी एक, ठीक है, उसमें 2 पॉसिबल वेज थे। मेरे पास 2 पॉसिबल वेज थे, या तो मैं उसमें 0 स्टोर करवा लेती या मैं उसमें 1 स्टोर करवा लेती। इसका मतलब है मेरे पास पॉसिबिलिटीज जो थी या पॉसिबल वेज जो थे वो 2 थे। नॉर्मली जब भी हम कंप्यूटर साइंसेज में बिट्स की बात करेंगे तो आपके पास ये जो पॉसिबल वेज है वो 2 ही रहेंगे, क्योंकि इधर इट इज़ मेमोरी, इधर इट इज़ प्रोसेसिंग। आपका जो डेटा प्रोसेस हो रहा है वो बाइनरी की फॉर्म में ही हो रहा है, विच मीन्स कि इधर इट इज़ 0, इधर इट इज़ 1। इसका मतलब है कि बहुत दफ़ा आप ये फार्मूला जो है वो कंप्यूटर साइंसेज में, चाहे आप हायर ग्रेड्स में भी जाएं, आप ये फार्मूला बहुत दफ़ा स्टडी करेंगे, जिसको हम कहते हैं 2⁻n या 2⁻n-1 या 2⁻k। कोई भी वेरिएबल का नाम जो है वो आप असाइन कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे n लिख रही हूँ, आप कोई और नाम भी इसको असाइन कर सकते हैं। तो n का मतलब ये हुआ कि मेरे पास कितनी मेमोरी लोकेशंस अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास सिंगल स्लॉट अवेलेबल है, सिंगल बिट अवेलेबल है मेमोरी में स्टोर करने के लिए वैल्यू, तो उसका मतलब है कि या तो मैं एट अ टाइम उसके अंदर 0 स्टोर करवा सकती हूँ या 1 स्टोर करवा सकती हूँ, विच मीन्स कि मेरे पास 2 तरह का डेटा स्टोर हो सकता है एट अ टाइम। या तो मेरे पास 0 स्टोर होगा या मेरे पास 1 स्टोर होगा। तो इसका मतलब है ये 2 जो मेरे पास आया, जो रेंज आई, मेरे पास रेंज क्या आ गई? 2⁻1 के लिए मेरे पास रेंज आ गई 2। इसका मतलब ये है कि मैं 2 से कम, मैं 2⁻n-1 डेटा जो है 0 से लेके 2⁻n-1 तक डेटा स्टोर करवा सकती हूँ। इस बात का मतलब क्या हुआ? 2⁻n-1 का मतलब ये कि मैं
2 से लेस वैल्यू 1 माइनस करें अगर 2 से, तो वहां तक डेटा जो है वो स्टोर करवा सकती हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम 0, राइट। क्योंकि जब भी हम बाइनरी में या हम कंप्यूटर साइंस में स्टोरेज की बात करते हैं तो वो नॉर्मली वैल्यूज़ को 0 से ही स्टोर करना स्टार्ट करते हैं, या रेंज को हम 0 से ही लेते हैं, कंसिडर करते हैं। इसका मतलब है कि 2 से लेस, 1 नंबर लेस देन 2 इज़ 1, तो इसका मतलब है हमारी रेंज कहाँ से स्टार्ट हुई, 0 से, और हमने 2 से एक नंबर लेस रहना है, तो इसका मतलब नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 1। तो यही तो हमारी दो पॉसिबल वेज थे स्टोर करने के, कि या तो हम 0 स्टोर कर सकते हैं या 1 स्टोर कर सकते हैं। दैट वाज द केस फॉर 1 स्लॉट ऑफ मेमोरी, 1 बिट ऑफ मेमोरी, राइट। इसी तरह अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास मेमोरी स्लॉट्स जो हैं वो इंक्रीज हो गई हैं और अब मेरे पास 2 बिट्स ऑफ मेमोरी अवेलेबल हैं, यानी मेरे पास जो है वो 2 स्लॉट्स ऐसी हैं जो अवेलेबल हैं जिनके अंदर मैं डेटा स्टोर करवा सकती हूँ। तो अब मेरे पास पॉसिबल वेज क्या होंगे डेटा स्टोर करवाने के? या तो ऐसा हो सकता है, एंड अगेन डेटा इज ओनली जीरोज एंड वंस। अगर आप देखें तो मेरे पास 4 पॉसिबल वेज निकल आएंगे। या तो मैं दोनों में 0 0 स्टोर करवा सकती हूँ बिट्स में, या मैं एक में 0 एक में 1 स्टोर करवा सकती हूँ, या मैं इसमें 1 और इसमें 0 स्टोर करवा सकती हूँ, या मैं दोनों में 1 स्टोर करवा सकती हूँ। क्या मुझे बताएं कि 0 और 1 नंबर हमारे पास 2 डिजिट्स हैं हमारे पास, क्या इसके अलावा 2 जो हमारे पास बिट्स हैं इसमें स्टोर करवाने के क्या हमारे पास इससे ज़्यादा कोई वेज हैं? नहीं। या तो इधर दिस इज़ द वे कि मेरे पास 2 स्लॉट्स थी, उन दोनों में 0 रख दिया, एक में 0 एक में 1 रख दिया, पहले वाले में 1 दूसरे में 0 रख दिया, या फिर दोनों में 1 आ गए। ऑल पॉसिबल वेज जो हैं इस केस में क्या हो गए? टू अरेंज डेटा दैट इनटू दोज मेमोरी स्लॉट्स, वो क्या हो गए हमारे पास? टोटल 4 वेज हो गए। अब ये 4 मेरे पास कैसे आएगी? मेरे पास 4 अगेन 2 to raise to power 2 से ही आया है, विच इज 2 to raise to power n इज इक्वल टू 2 to raise power 2 विच इज 4। यानी मेरे पास अब क्या है, मेमोरी स्लॉट्स कितनी हो गई हैं, बिट्स ऑफ मेमोरीज कितनी हो गई हैं? तो मेरे पास अगर 2 मेमोरी बिट्स हैं तो मैं जो स्टोर करवा सकती हूँ वो सिर्फ 0 1 ही था, तो 2 तो कांस्टेंट ही रहेगा। उसके ऊपर मेरे पास क्या हो गई, अब स्लॉट्स 2 हो गई। पहले मेरे पास स्लॉट एक ही थी जिसमें मैं स्टोर करवा सकती थी, तो या एट अ टाइम उसमें 0 स्टोर हो सकता था या 1 स्टोर हो सकता था। यहाँ पे मेरे पास कॉम्बिनेशन में वैल्यू स्टोर हो सकती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अब आप लोगों ने मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करना है कि अगर मेरे पास 8 बिट की एक स्लॉट है तो उसमें मैं कितने पॉसिबल वेज में डेटा स्टोर करवा सकती हूँ। अगर मेरे पास 8 स्लॉट्स हैं तो मेरे पास फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, 2 to raise power n विल बी 2 to raise to power 8, ठीक है, यही बनेगा ना मेरे पास, विच इज 256। तो इसका मतलब ये है कि मैं 256 वेज में डेटा स्टोर करवा सकती हूँ यूजिंग 8 बिट्स, राइट। इस यहाँ पे क्या था, मेरे पास 2 पॉसिबल वेज थे, ठीक है, और मेरे पास 2 स्लॉट्स थी, तो इसका मतलब 2 to raise power 4 आ गया था और मेरे पास आंसर क्या आया था कि मैं 4 पॉसिबल वेज में डेटा जो है वो स्टोर करवा सकती हूँ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में। ये अगर बाइनरी वैल्यूज हों तो अगर मैं इनका डेसिमल वैल्यूज लिखूँ तो ये 0 का बाइनरी है, ये 1 का बाइनरी है, ये 2 का बाइनरी है और ये 3 का बाइनरी है। सो इफ यू सी दोज वैल्यूज तो हमारे पास रेंज क्या आ गई, 2 स्लॉट्स में, 2 मेमोरी स्लॉट्स में हम कौन कौन सी रेंज ऑफ वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, अप टू फ्रॉम 0 to 2 to raise to power n minus 1, विच मीन्स मैं 0 स्टोर करवा सकती हूँ, 1 स्टोर करवा सकती हूँ, 2 and 3, 4 से लेस वैल्यू, क्योंकि हमारे पास टोटल वैल्यू क्या आई थी, 2 to raise power 2 इज 4, विच मीन्स के रेंज मेरे पास क्या बनेगी कि या तो मैं 2 डेसिमल नंबर्स में 2 0 1 2 and 3 के बाइनरीज जो हैं वो कॉम्बिनेशन में स्टोर कर सकती हूँ। इसी तरह व्हेन आई से 8 बिट्स मेरे पास स्लॉट्स अवेलेबल हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि मैं उसमें 2 to raise power 8 वैल्यूज हैं वो स्टोर कर सकती हूँ, विच इज 256। तो उसकी रेंज क्या बनेगी, 0 से 255, 1 लेस देन द वैल्यू वी गॉट फ्रॉम हियर, ठीक है। 2 to raise power n से जो भी हमारे पास वैल्यू आई है उसमें से एक माइनस कर दें तो उतनी रेंज जो है वो आप इसमें स्टोर करवा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसमें ऑल जीरो स्टोर कर देती हूँ 8 बिट में, that is the binary of 0 in 8 bits। अगर मैं इसमें all 1 स्टोर करवा देती हूँ that is the binary of 255,
राइट तो इसका मतलब है कि अनसाइन डेटा में मुझे इस बात की परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने साइन स्पेसिफाई करना है या नहीं करना, बल्कि वो जो डेटा है इटसेल्फ उसकी एक रेंज है और हर डेटा टाइप में मुझे पता चल रहा है कि उसकी रेंज क्या है। इसी तरह यहाँ पे 0 to 255 थी। अगर मैं कहूँ कि आपसे कि अब मेरे पास 16 बिट्स की स्लॉट है, क्योंकि मेरे पास इंटीजर का साइज क्या है, इंटीजर का साइज जो था वो था 2 बाइट्स विच इज 16 बिट्स। जब मेरे पास 16 बिट्स हैं तो मेरे पास क्या वैल्यूज में स्टोर हो सकती है, 2 to the पास 16 विच मीन्स 65636 वैल्यू या 65,636 हम इतनी तादाद वैल्यूज की हम स्टोर करवा सकते हैं। उसकी रेंज क्या होगी, 1 लेस देन दिस स्टार्टिंग फ्रॉम 0, सो 0 1 2 3 अप टू हाउ मेनी वैल्यूज, 65635 which means 65,635 तक वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0 हम करवा सकते हैं। यानी अगर मेरे पास 16 बिट की एक स्लॉट है तो अगर मैं उसमें सारे ज़ीरोस पुट कर दूं तो इसका मतलब है दैट रिप्रेजेंट्स 0 एंड इफ़ आई मेक ऑल ऑफ दीज स्लॉट्स 1 तो उसका मतलब क्या होगा कि ये 65,635 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ तक रेंज है हम करवा सकते हैं। अगर मेरे पास ये रेंज स्पेसिफाई करने का मकसद ये है कि अगर मैं इससे नेक्स्ट वैल्यू पे जाऊँ यानी 65,637 स्टोर करवाना चाहूँ तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू डू इट विद इंटीजर डिफ़ॉल्ट इंटीजर डेटा टाइप। उसका क्या मतलब होगा कि फिर हमें उसको लॉन्ग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी हम उसे लिखेंगे लॉन्ग इंटीजर। क्योंकि क्या होगा, लॉन्ग स्पेसिफाई करने से आपके पास जो आपकी डेटा टाइप है उसका साइज इंक्रीज होके क्या हो जाएगा 4 बाइट्स विच मीन्स कि आपके पास 32 बिट्स का डेटा है। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास जो रेंज बन जाएगी वो 2 to the power 32 वैल्यूज़ की बन जाएगी। इसका मतलब कि इतनी वैल्यूज़ जो हैं आप उसमें स्टोर करवा सकते हैं। सो दैट इज़ वाई स्पेसिफाइंग डेटा टाइप इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, इसी के साथ एक और चीज़ आ जाती है जो कि साइंड और अनसाइंड की रेंज को अफेक्ट करती है, साइंड को स्पेशली। जब हम साइंड इंटीजर की बात करते हैं तो उसके अंदर रेंज कुछ चेंज हो जाएगी। तादाद वही रहेगी जितने नंबर्स आप स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन उसकी रेंज चेंज हो जाएगी। रेंज कैसे चेंज होगी, मैंने आपसे पहले कहा था कि हमने एक 2 स्लॉट का 2 बिट्स की मेमोरी लोकेशन ली थी और मैंने आपसे कहा था कि इसमें बताएं कि हम कितनी तरह के नंबर जो हैं वो स्टोर कर सकते हैं। तो अनसाइंड में हम क्या कर सकते थे, क्योंकि अनसाइंड में हमें साइन रिप्रेजेंट नहीं करना। अब देखें, जिस तरह से हम नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं उसी तरह कंप्यूटर को ये बताना भी इम्पॉर्टेंट है कि जो साइन है उसका मतलब क्या है। आप तो जब माइनस साइन लिखते हैं तो आपको पता चलता है कि इसका मतलब है नेगेटिव नंबर। जब आप उसके साथ प्लस का साइन लिख देते थे तो आप कहते हैं कि ये पॉजिटिव नंबर है। लेकिन कंप्यूटर डज नॉट वर्क दैट वे। फॉर कंप्यूटर, फॉर द प्रोसेसर, एवरीथिंग हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ वंस एंड जीरोज। यानी कि कोई भी इंस्ट्रक्शंस हो वो इवेंचुअली हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होने की ज़रूरत होती है या जीरोज एंड वंस की फॉर्म में होने की ज़रूरत है, या रिप्रेजेंटेशन हमें वंस एंड जीरोज की फॉर्म में ही चाहिए। तो इसका मतलब ये कि अब मेरे पास अनसाइंड में क्या था, मेरे पास अनसाइंड के केस में प्रॉब्लम ये थी कि अगर मेरे पास कोई साइन नहीं है, साइन की कंसंट्रेशन नहीं है, तो मैं क्या कर रही हूं, मैं या तो उससे 0 रिप्रेजेंट करवा सकती हूं डेसिमल में, या मैं उससे 1 रिप्रेजेंट करवा सकती हूँ जिसका बाइनरी ये है, या मैं उससे 2 रिप्रेजेंट करवा सकती हूँ विद द 2 स्लॉट्स। क्योंकि मैं क्या कह रही हूँ, 2 to the power n, 2 to the power 2 इज 4। मेरे पास जो स्लॉट्स अवेलेबल हैं वो 2 हैं, तो इसका मतलब मैं 4 पॉसिबल वेज में डेटा स्टोर कर सकती हूँ, जो कि एक ये है, एक ये और एक ये। इसके बाद हम देखें ये, तो ये किसका बाइनरी है, 3 का। इसका मतलब है अनसाइंड में तो हमारी सारी की सारी जो स्लॉट्स हैं या सारी की सारी बिट्स हैं, दे आर यूज्ड फॉर द डेटा, द नंबर्स, द न्यूमेरिक वैल्यूज। लेकिन अगर इसी को हम कंपेयर करें साइंड से, अगर हम इसी में साइन की कंसिडरेशन लें और अभी भी मेरे पास 2 स्लॉट्स हैं,
इसका मतलब ये है कि हमारी जो प्लस साइन और माइनस साइन की रिप्रेजेंटेशन है वो भी समहाउ और दी अदर 0 एंड 1 से रिप्रेजेंट होना चाहिए। कन्वेंशनली 0 रिप्रेजेंट करता है प्लस साइन को और 1 रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव साइन को, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब मेरे पास वही 2 स्लॉट्स हैं और मेरे पास 4 ही पॉसिबल वेज हैं उनको स्टोर करने के, वैल्यू स्टोर करने के भी मेरे पास वही 4 वेज हैं। लेकिन अब मेरे पास रेंज ऑफ वैल्यूज चेंज हो जाएगी। अब क्या होगी कि मेरे पास या तो 0 रिप्रेजेंट हो सकता है, या +1 रिप्रेजेंट हो सकता है, या मेरे पास क्या हो सकता है -1 रिप्रेजेंट हो सकता है, या -2 रिप्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। या तो -1 और या -2 रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। इससे ज़्यादा कोई नंबर जो है वो मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि ये 1 जो है वो नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैं इसको -0 लिख देती हूँ। दैट विल बी मोर अंडरस्टैंडेबल फॉर ऑल ऑफ यू। -0 एंड -1। तो इसका मतलब ये है कि जो चीज़ 1 से रिप्रेजेंट होगी वो नेगेटिव होगी, जो 0 से रिप्रेजेंट होगी वो पॉजिटिव होगी। यानी कि उसकी लास्ट बिट जो है वो जो भी होगी वो डिटर्मिन करेगी कि उसका साइन क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, -1। इसका मतलब है कि अब हम देखें तो यहाँ पे हम 4 नंबर्स रिप्रेजेंट करवा सकते थे 0 से 3 तक। अभी भी हम 4 नंबर रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, लेकिन उसकी रेंज क्या हो गई है, -1 से +1 तक। नंबर्स अभी भी 4 हैं, तादाद अभी भी 4 है 2⁻² वाले फॉर्मूले से, लेकिन अब हम आधे जो नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो पॉजिटिव होंगे और आधे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ये ऐसे ही है कि अगर मैं आपको एक कंटेनर दूँ और मैं आपसे कहूँ कि उसके अंदर ब्लैक बलून्स जो हैं वो फिल कर दें, तो इसका मतलब होगा कि अगर उस कंटेनर में 10 ब्लैक बलून्स आते हैं तो उसका मतलब ये है कि यू कैन फिल इट विद 10 बलून्स विच आर ऑल ब्लैक। इसका मतलब है अनसाइंड, यानी कि इसमें कोई भी कलर की डिस्टिंक्शन नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सेम कंटेनर मस्ट कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ रेड एंड ब्लैक बलून्स, इसका मतलब यह है कि आप 5 बलून्स जो हैं वो ब्लैक ऐड करेंगे और 5 ही रेड ऐड करेंगे। यही एग्जांपल जो है वो अनसाइंड और साइंड नंबर्स की है कि आपके पास कंटेनर्स उतने ही हैं, आपके पास तादाद भी उतनी ही है, लेकिन अब आपको हाफ नंबर जो है वो पॉजिटिव आएंगे आपके पास रेंज में और हाफ जो है वो नेगेटिव नंबर आएंगे। जिन नंबर्स को आप जो स्टार्ट हो रहे हैं 0 से, इसका मतलब है कि वो क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं। ऐसे नंबर जो 1 से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, उनका मतलब है कि वो नेगेटिव नंबर्स हैं फॉर द प्रोसेसर। इस तरह से प्रोसेसर उनको आइडेंटिफाई करता है, डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। जो टेबल में आपके पास रेंजेस आ रही हैं वो इस तरह से फाइंड आउट की गई हैं। यानी अगर आपके पास, हम जब अनसाइंड की बात करते हैं, यानी जब हम कहते हैं कि हमारे पास डिफॉल्ट इंटीजर है तो वो हमारे पास 2 बाइट्स है। इसका मतलब क्या है, 2⁻16 जो डेटा है, इतनी तादाद हम स्टोर कर सकते हैं। उसकी रेंज क्या होगी, 0 to 65,635, राइट। ये उसकी क्या हो गई, रेंज। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि उसको हमने साइंड या अनसाइंड इंटीजर की बात करनी है, ये बाय डिफॉल्ट क्या है, ये साइंड है। इसका मतलब है कि इसकी रेंज ये नहीं होगी। ये किसकी रेंज होगी, ये अनसाइंड की रेंज होगी। अगर मैं अनसाइंड रिप्रेजेंट करती हूं इसके साथ, तो तब ये जो है हमारे पास ये रेंज आएगी। यानी कि इसके केस में क्या होना चाहिए, अनसाइंड इंटीजर a फॉर एग्जाम्पल। इसका मतलब है कि एक अनसाइंड इंटीजर है, a वैल्यू है। अब मेमोरी में जो ब्लॉक उसको असाइन हुआ है वो 2 बाइट्स का है, और उस 2 बाइट्स में वो कितनी वैल्यू स्टोर करवा सकता है, 0 से 65,635 तक वैल्यूज, ठीक है, डेसिमल में। इसी तरह अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास साइंड वैल्यू हैं, तो साइंड का मतलब ये है कि मेरे पास हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हो जाएंगे, विच मीन्स कि 65,635 का हाफ जो है वो पॉजिटिव होंगे और हाफ जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। तो आपके पास क्या रेंज आ जाएगी, अब आपके पास 2⁻15 ऐसी स्लॉट्स हैं, यानी
अगर मेरे पास 16 बिट्स का डेटा था तो एक बिट तो आपने रिजर्व कर दी फॉर द साइन। साइन के केस में आपने क्या किया कि एक बिट तो स्टार्टिंग वाली बिट हम रिजर्व कर देते हैं कि भाई उसमें अगर 0 आया तो वो पॉजिटिव होगी और अगर उसमें 1 आया तो वो नेगेटिव नंबर होगा। तो उसका मतलब ये है कि अब हमारे पास डेटा के लिए जो स्लॉट्स बच गई हैं, हमारे पास 1 स्लॉट जो है वो रिजर्व हो गई फॉर द साइन, और जो रिमेनिंग थी वो हमारे पास कितनी थी, टोटल 16 में से 1 जो है वो हमने साइन के लिए रिजर्व कर दी और बाकी 15 बिट्स जो थी वो हमारे पास किसके लिए हो जाएंगी, डेटा के लिए। तो इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास जो रेंज निकलेगी वो 2 टू रेज़ पावर 15 में से निकलेगी। इसलिए अब अगर अपनी बुक में देखें तो आपके पास जो रेंज बताई हुई है वो 2 टू रेज़ पावर 15, जो आपके पास डेटा तादाद बताई हुई है 2 टू रेज़ पावर 15 है, और रेंज क्या है आपके पास, रेंज है 0 से 2 टू रेज़ टू पावर 15 माइनस 1 तक। तो ये आपके पास क्या बन जाती है, रेंज, यानी कि इतने नंबर्स जो हैं वो आप साइंड इंटीजर के केस में स्टोर करवा सकते हैं उस पर्टिकुलर स्लॉट में जो आपको असाइन हुई है इन द मेमोरी, राइट। तो इससे फ़र्क ये पड़ता है कि आप किस नंबर से किस नंबर तक जो है वो स्टोर कर सकते हैं। अगर आप टेबल में देखें तो सबकी रेंज ऑफ वैल्यूज़ जो हैं वो गिवन है, आपको बाय हार्ट इनको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फॉर्मूला याद रखें तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये वैल्यूज़ जो हैं वो एक्सट्रैक्ट कैसे हुई हैं या ये रेंजेस जो हैं वो आई कैसे हैं। तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये पता होना चाहिए ज़रूर कि हर जो डेटा टाइप है उसका साइज़ कितना होता है, यानी बाइट साइज़ जो है उसका वो कितना है। जैसे इंटीजर जो है वो 2 बाइट्स है, लॉन्ग इंटीजर जो है वो 4 बाइट्स है। तो एटलीस्ट आपको इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो रेंज है वो आपको याद ना भी रहे तो आपको ये पता है कि आप उसको 2 टू रेज़ पावर n वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको आई होप कि ये आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा और आपको समझ भी आ गई होगी कि डेटा टाइप्स का क्या मतलब होता है, डेटा टाइप्स को यूज़ कैसे करते हैं, इंटीजर टाइप की जो डेटा टाइप्स हैं उसकी फर्दर सब टॉपिक्स क्या क्या हैं और या फर्दर उसकी कैटेगरीज क्या क्या हैं। इन कमिंग लेक्चर्स वी आर गोइंग टू स्टडी के फ्लोटिंग पॉइंट और कैरेक्टर टाइप की जो डेटा टाइप्स हैं उनकी डिटेल्स क्या होती हैं। अंटिल नेक्स्ट क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।